इसमें पहला अपना जो ये टाइटल चल रहा है, प्राचीन भारतीय भाव की 4 महान शक्तियां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये 4 शक्तियां, इसमें पहली शक्ति सबसे पहले आध्यात्मिकता, और कोरी मतलब खाली वॉइड के अंदर आध्यात्मिकता ऐसी नहीं, उसके साथ साथ उसकी दूसरी बड़ी शक्ति, इस भारतीय भाव की, प्राचीन भारतीय भाव की दूसरी बड़ी शक्ति विलक्षण प्राण शक्ति। अगर सच्ची आध्यात्मिकता में प्रवेश कर रहे हो, वो जीवन से पलायन नहीं हो सकता, सच्चा क्रिएशन आएगा आपका। ये सारी जो चीजें क्रिएट करी भारतीय संस्कृति ने, जो यूं बिखरी पड़ी है, आप कोई भी फील्ड को टच तो करो, अनंत है उसमें जो भी उपलब्ध आपको शास्त्र या उसके प्रमाण या उसके जो रिकॉर्ड, जबकि कितने काल के कारण ये लुप्त हो गए। भौतिक चीजें लुप्त हो गई, विचार तो बना ही कहां रह सकता है। भाई व्यक्ति चला गया और भौतिक निर्माण जो उसने किया, मान लो वो थोड़े समय रहता भी है, मानसिकता या मानसिक चीजें तो आपके साथ ही चली जाती हैं। बहुत विशाल प्रकांड कोई संगीतज्ञ है, उसकी कृतियां जो अब तो कोई रिकॉर्ड के साधन फिर भी हैं, पहले तो रिकॉर्डिंग के ऐसा कोई साधन नहीं। और आज भी धरती के ऊपर कैसे कैसे मनीषी, कैसे कैसे, और जो आपके तो मेन स्ट्रीम के अंदर आके आपको तो बताते नहीं मैं क्या हूं। जो सच्चे लोग हैं उनसे हमारा संपर्क है नहीं, अगर है तो हम पहचान सकते नहीं, इंद्रियां भी तो चाहिए वो पहचानने की। तो दूसरी शक्ति महान विलक्षण प्राण शक्ति, इतनी प्रचुरता से इसने पैदा किया, रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं। तो आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर उसकी जो जो उपलब्धियां हैं, तो ये क्यों कैसे नहीं रुका, उसके लिए कहां से क्या लेके आया, उसका आधार है ब्रह्मचर्य। मतलब इस संस्कृति की रीढ़ क्या है, इसकी आर्य शिक्षा पद्धति, और इस शिक्षा पद्धति का आधार क्या है, ब्रह्मचर्य का अभ्यास। ये सारा हमने ये चर्चा करी थी, और वो अभी तो उसकी पूरी बाकी है वो चर्चा, वो हम करेंगे। तीसरी शक्ति सुदृढ़ बौद्धिकता। पागल नहीं थे ये कि ये कोई विज्ञान में प्रवेश नहीं किया। भाई आपके षड्दर्शन की जो बात करते हैं, एक एक दर्शन नहीं समझ में आता। पहला है वेदांत। वेदांत में कैसे आप सारी मीमांसा करके देख लो, आप क्या समझते हो वेदांत का। फिर बाद में आपके सांख्य, जो इस चीज का उत्तर दे रहा है कि जब एक है वो, आप कह रहे हो कि एक मेवा द्वितीयम, अद्वितीयम, उसके और कोई द्वितीय है ही नहीं, तो फिर यहां तो मल्टीप्लिसिटी नजर आ रही है, हम व्यवहार किससे कर रहे हैं। उसका वर्णन वो कर रहा है, ये नहीं खाली 24 तत्व, अभी हम 15 मिनट में गए साहब ये 24 तत्व है, ये नहीं, उसके मायने क्या निकलते हैं, उससे क्या चीजें कैसे आ गई है। आप इन चीजों पे विचार किया करो। अभी तो यदि आप अपने आप को ढीला छोड़ देते हो तो प्रकृति को कुछ पता ही नहीं है। शरीर की चीजें हैं, वो अपने आप को, क्या तो भैया सो जाओ या खाना खा लो, या उसको पता ही नहीं अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। यदि आपको कोई काम न हो, सपोज कमरे में आप अपने आप को बंद कर देते हो, क्या करो आप, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान कर लोगे। और मुद्दा क्या है यहाँ का, इस जगत की पहेली क्या है, बात क्या है, किन्हीं भी अप्रोचेस से हम कुछ भी नहीं समझते इस जगत का हो क्या रहा है। और जोरदार बात है, ये कोई प्रश्न न तो करता, न कोई जागृत करता, न कुछ और। तीसरी चीज सुदृढ़ बौद्धिकता। हर चीज, संगीत को आप टच करो, लिमिट ही नहीं है। कितनी कितनी आप 60 साल से अगर वही काम कर रहे हो, 60 साल क्या आपने आंखें खोली उसी परिवार में खोली, आपको कान के अंदर पहला शब्द ही, जैसे जाकिर हुसैन के पिता ने, वो कह रहे तबले का एक जो कोई तोड़ा है, वो उसको, या कोई कोई चीज उसके टुकड़ा है, या कोई उसके कान के अंदर वो कहा, और बचपन से उसको तो प्री नेटल एजुकेशन ही वही चल रही है। वो आप करते हो, पूरा जीवन उसमें लगाते हो, और जीवन के अंत में आप कहते हो मैं तो इसका विद्यार्थी हूं। मैं तो अब भीतर इसमें कोशिश कर रहा हूं, अब तो समझ में आ रहा है कि ये इतना विशाल क्षेत्र है। ये तो अब ये थोड़ा थोड़ा मेरे को, हाँ अब ये समझ में आ रहा है।
एक व्यक्ति ने ये कहा, मेरे गुरुजी ने ये कहा कि बेटा इस राग में ये स्वर थोड़ा अलग है, थोड़ा भिन्न है। कि मैंने कहा ठीक है, अब ये कह रहे हैं, क्या क्या मतलब कि 12 साल लगे। 12 साल बाद में एक दिन महसूस हुआ, अच्छा हाँ गुरुजी कह रहे थे, अब गुरुजी तो है नहीं अब उसको बताने के लिए, गुरुजी तो गए। इतना समय हम कहाँ से लेके आए इन रियलिटीज में प्रवेश करने के लिए, कैसे किया? आप कोई भी ग्रंथ उठाओ ना, आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, या मैंने जैसे कल कही आपको, कोई भी मंत्र, आपके सारे ये वेद पाठी मिलके भी एक नया मंत्र नहीं बना सकते। ये दुर्गा कवच है साहब, इनको कहो एक बनाओ, कहना साहब हम तो नहीं, गलत प्रोनंसिएशन करेंगे तो ही नुकसान हो जाएगा। तैयारी तो प्रोनंसिएशन की करो, नया बनाने की तो छोड़ो। एक मंत्र कैसे बनाओ, एक कोई चीज कैसे बनाओ जो प्रभाव देती हो। व्याकरण के कितने भी बड़े आप हो, मंत्र थोड़ी बना लोगे। या फिर यंत्र कि साहब ये बिल्डिंग ऐसी है, इसके नीचे ये श्री यंत्र है या ये यंत्र है, बताओ उस रूपरेखा में ही ऐसी बात है, उस डिजाइन के अंदर ही आपने पिरामिड बना दिया, इस तरीके से प्लेस किया। आपको पता है कि वैश्विक शक्तियां ऐसे काम करती हैं, इस तरीके से करो। शकुन शास्त्र कैसे कैसे कर सकते हो आप, भौतिक तरीके से कैसे पता चले इस चीज का? और ये आज भी वैसी प्रामाणिक है, कहीं नहीं गई। इनफैक्ट आज तो इतने ज्यादा ये कई मेंढक टर्टर कर रहे हैं रात दिन। आपके जन्म का मूलांक ये है, आपके ये जो आजकल जो ये आया है, घर के अंदर बाथरूम इस साइड होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। मतलब जिसको किसी चीज का सेंस नहीं है वो भी इस बारे में सीरियस हो गया, तुड़वा रहा है घर सारे के सारे। साहब हम तो ये चेंज कर रहे हैं, वो यंत्र ऐसे लगा रहे हैं। और उनकी ठीक है, एक लिमिटेड प्रासंगिकता है, पर मैं ये कह रहा हूं बात शुरू ही कहां से हुई है, आई कैसे ये बातें? सुदृढ़ बौद्धिकता न हो और किसी में ओकल्ट पावर हो, उसको रखे कौन? आपके ऋषि में एक में जल लेके कोई भी तैयार है श्राप देने के लिए, तो फिर तो एक दूसरे को मार डालें ना, ऐसे थोड़ी है कोई। आप कल्पना करो कि एक ऋषि इस तरीके का है, पूरा समुद्र पी जाता है। अब ये तो संकट की स्थिति हो गई उस ऋषि का किसी देश के अंदर होना। मतलब ये कल्पनातीत चीजें हैं ऐसी, ये कोई बहुत लंबे इतिहास की बात नहीं। कुछ ही अपने ये नाथ संप्रदाय के लोग पारा पी गए, पचा गए उसको, मरकरी। लो साहब लाओ, नीम करोली बाबा एलएसडी की गोलियां वो लेके आया रामदास। वो एक गोली जो है वो आपको ऊपर आकाश में भेज देती है, वैसी शुरू के अंदर वो लेके आया था। 3 साढ़े 3 गोलियां शुरू में थी, शायद 300-300 mg की थी या 400 mg की एक गोली थी। वो क्या टुकड़े करके देते हैं आधे आधे, जिसकी अभ्यास हो उसको। नीम करोली बाबा ने कहा कि तेरे पास है, हाँ ला भाई, वो ले लिया, कुछ नहीं हुआ, वापस अमेरिका चला गया। वो व्यक्ति रामदास पहले आया था क्योंकि वहां हिप्पी मूवमेंट ये चला, तो वापस चला गया। मन में उसके ये था, इस बाबा ने ट्रिक करी है, फेंक दी ये गोलियां, आप इंटरनेट पे देख सकते हो। तो वापस आया वो, फिर लेके आया, उसने कहा यार, मन में उसके विचार। तो सामने नीम करोली बाबा ने उसको कहा, रे मन में तेरे प्रश्न है? ना बाबा जी, अभी हिम्मत नहीं करी। कह तू वो गोली निकाल, तेरे प्रश्न कैसे नहीं है, मन में प्रश्न है तेरे, ला निकाल। लाया है ना? हाँ लाया हूँ। इस बार ज्यादा गोलियां लेके आया था डब्बी के अंदर। उनको पता था इसके शक है, कदे कैसा है, मैं मुंह में रख रहा हूँ। हाँ जी रखी तो है आपने मुंह में, एक एक गोली दिखा दिखा के मुंह में रखी, कंज्यूम कर गए। 1200-1500 mg कंज्यूम कर गए। कंज्यूम करने के बाद के अंदर और कंबल ओढ़ के प्रेम से सो गए। थोड़ा शरीर के अंदर कंपन हुआ, पसीने वसीने से आए। अब रामदास के नीचे से जमीन खिसक गई, क्या मार दिया मैंने तो इसको, मेरी हठ धर्मिता के कारण मैंने इस बुड्ढे को बेचारे को मार डाला, ये मरेगा पक्का ही। थोड़ी देर बाद में उठ के गए, क्यों? अब तो धीरे धीरे ये समझ में आई। ये कितने कितने ऐसे लोग आपके, अब ये क्या बताते हैं हमको, अगर आंख खोल के हम देखें क्या है ये। और इस संस्कृति ने पूरे को आधार प्रदान किया, और कहीं ये बातें ही सुनने में नहीं आती। सुदृढ़ बौद्धिकता,
मतलब आप माइन्यूटनेस में भी जा रहे हो, जैसे महाश्री अरविंद डिटेल में, आप अणु के अंदर भी जा रहे हो और ब्रह्मांड के अंदर भी जा रहे हो, माइक्रो के इतने स्तर तक जा रहे हो। कालखंड, काल की गणना भारतीय संस्कृति ने जो गणना करके छोड़ी, काल की जिस तरीके से विभागीकरण किया, आप देखो कैसे कर लिया। ये बौद्धिकता के आधार पर तो किया। सेंटर ऑफ द गैलेक्सी बता रहे हो आप, सूर्य की दूरी कितनी है, प्रकाश की गति कैसे फाइंड आउट करो, ये तो आपकी टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजीज जो हैं वो बता सकती हैं ये। और आप ये उनको इस दृष्टि से देखते हो, यार यूं ही नंगे भूखे लोग थे। और तो ये रिकॉर्ड कैसे हैं फिर? गणित, यूं ही आ गई गणित। आप सोचो सारा विश्व जो जीरो है, अगर वो न हो, या जो जो चीजें इन्होंने प्रदान करी विश्व में, तो हजार हजार 2-2 हजार साल तो बाद तो उसकी प्रश्न उठने शुरू हुए। एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी शुरू के अंदर, सेंस ही नहीं था। एक्सेप्टेबिलिटी तो बाद की बात है, कोई सेंस नहीं, किसी चीज का कोई सेंस नहीं। खेती कैसे करनी चाहिए, अनाज क्या होता है, वहां उनके पास वैरायटी नहीं। यहां इनके पास वैरायटी, मतलब अगर आप अनाज की बात करो, चावल, तो चावल के अंदर इनके पास किस्में जो हैं चावल की, वो हजारों किस्में। उनके पास वो एक मोटा सेक्शन या कैटेगरी नहीं, यहां उसके हजारों सेक्शन, सब सेक्शन। और किसी की भी बात करो वो सारी। तो पहले स्मगलिंग इस चीज की थी, साहब बीज लेके आओ, बीज इकट्ठे करो, धीरे धीरे यहाँ लाओ। तो जो ये आपके पूसा इंस्टीट्यूट है, पहले यहाँ ये दिल्ली के अंदर नहीं था, ये दूसरी जगह था। उसके अंदर वो एक, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो उसने यहाँ 30-40 साल वहाँ काम किया, सारी चीज़ें बारीकी से देखी। देख के जो संसद है वहाँ की, ब्रिटेन की, उसमें बताया ये सारे रिकॉर्ड ये दे रहा है। मतलब ये रिकॉर्ड तो है ही, रिकॉर्डेड हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि आक्षेप ये वहाँ लंदन के अंदर ये ब्रिटिश लोग खड़े होके, मैकॉले इनके अंदर से एक था, ये बातें कर रहे थे, जितने ये बदमाश हैं, अरे इनको किसी चीज़ का सेंस नहीं है। यहाँ का किसान है वो लापरवाह है, उसको बचाना नहीं आता। तो ये लिखा गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और ये बात तो कह रहे आपके ये रमेश चंद्र दत्त, इसने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, श्री अरबिंदो ने कोट किया है इनको, पढ़ो, ये अवेलेबल है ये किताब। और वो तो फैक्ट्स दे रहा है, भाषा भी सरल है, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, वो तो सीधे सीधे फैक्ट्स दे रहा है। मतलब फटाफट पढ़ सकते हो आप, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, किताब मोटी है। तो ये फैक्ट्स कहाँ से आ गए? जितने ही आप भारत के बारे में देखते हो, फिर बाद में संध्या जैन की 4 वॉल्यूम की है, इंडिया एज दे सा, ये भी डाउनलोड कर सकते हो आप। तो ये तो वो जो दूसरे लोगों ने आपकी चीज जानते नहीं तो भी आपकी एक एक चीज का वो क्या वर्णन कर रहे हैं उसको उसने कैटेगराइज कर दिया। जो भी रिकॉर्ड मिला कि भवन के बारे में लोगों ने क्या कहा, ये 4 वॉल्यूम है उसके, ये डाउनलोड कर सकते हो आप। आंखें फटी की फटी रह जाती है, तो किस आधार पे किया इन भारतीयों ने? वो कहीं चला थोड़ी गया। और आज कहां से कहां आका बना लिए दूसरे, जो आपसे लूट खसोट करके लेके चले गए, उनके फेंके हुए टुकड़े के ऊपर वो टुकड़े उठा के हम कहते हैं हम मॉडर्न हो गए। वो जैसी शिक्षा पद्धति, न्याय तंत्र, जीवन की चर्या, मकान कैसे बनना चाहिए, व्यापार किस तरीके से होना चाहिए, सोचना किस तरीके से, इससे ज्यादा गुलाम और क्या बनाओगे? भारतीय परिधान पहनने में शर्म आती है, वेस्टर्न आउटफिट पहन के देखा, अरे वाह, अरे किसके वाह, आप अपनी गुलामी की मानसिकता दिखा रहे हो। और ऐसे कोई गुलाम जिनके पास कुछ है नहीं, वो मुड़ रहे हैं हमारी संस्कृति की ओर, और हम उनके टुकड़ों के ऊपर आकाओं की ओर देख के ये, अरे यार ये कोई बात हुई? तो तीसरी शक्ति है सुदृढ़ बौद्धिकता, और चौथी शक्ति एक्सट्रीम्स के ऊपर चले जाना और उनको उनको सिंथेसाइज कर देना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप शालिग्राम को भी गुरु या साक्षात परम ब्रह्म और गुरु सामने बैठा है, एक्सट्रीम है। चारवाक भी यहाँ है, वो कह रहे हैं यावत जीवे सुखम जीवेत, तो भी इनके कोई दिक्कत नहीं है। आप नास्तिकतावाद के अंदर जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एकेश्वरवाद में जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वेश्वरवाद में जाते हो तो दिक्कत नहीं है।
विशिष्ट अद्वैत में जाते हो मतलब सारे के सारे हैं, सब प्रेम से आपस में भोजन कर सकते हैं, एक ही परिवार में हो सकते हैं। तो इसका मतलब इन सब से ऊपर भी कोई चीज है। भारतीय संस्कृति जब इनको आधार प्रदान कर रही है, कपिल मुनि को कर रही है, तो आपके जो भी टॉप मोस्ट लोग हुए, जितने समय रखना था उतने समय रखा, जब नहीं चाहिए तो बुद्ध को उठा के बाहर फेंक दिया, कोई आवश्यकता नहीं है। तो मतलब कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो इसको आधार प्रदान कर रही है। एक्सट्रीम्स के अंदर चले जाना, हठ योग में एक्सट्रीम्स के ऊपर चले गए, कोई भी एक फील्ड पकड़ा एक्सट्रीम्स पे, उसकी रिपोर्ट लेके आए, क्योंकि अनंत है ही इस तरीके का। जब आप सारों को खोज करने भेजते हो और एक एक्सट्रीम बोर्ड्स के ऊपर चले जाते हो तो ला के पॉइंट्स जो इकट्ठे करोगे, सोचो कितना विकास होगा। मानसिकता के अंदर चीजों में, पद्धतियों में एक्सट्रीम्स के ऊपर चले गए। अब उसमें जो ब्रेक थ्रूज आएंगे, पर वो ब्रेक थ्रूज आइसोलेटेड नहीं, आके प्रणाम तो माँ को ही करेगा। नवजात जी कितने भी एक्सट्रीम्स पे चले गए, फिर आके माँ को प्रणाम। कोई दूसरा उनका भक्त है, दूसरे एरिया में चला गया, तो यहाँ एक कोई ऋषि है, एक एक्सट्रीम पे चला गया, दूसरा दूसरे एक्सट्रीम पे, तीसरा तीसरे एक्सट्रीम पे, एक चला गया आपके इसमें ज्योतिष के अंदर, दूसरा चला गया सामुद्रिक विज्ञान के अंदर, तीसरा चला गया किसी के अंदर। तब लाए ये रिपोर्ट इकट्ठी करके कि ब्रह्म को हम इस तरीके से अप्रोच करें, तो जी ये रिकॉर्ड है बस। और हमेशा ही अपने अनुभव से ऊपर रहे वो लोग, बह नहीं गए उस धारा में। बह जाओ तब तो बात ही क्या है, रिपोर्ट कौन लेके आए, फिर आप तो बह गए, आप तो हाईजैक हो गए। वो एक्सट्रीम्स में जाके भी हाईजैक नहीं हुए, वापस रिपोर्ट लेके आए। ये हम बातें क्या कर रहे हैं, और ये सारे रिकॉर्ड तो रिकॉर्डेड हैं, ये कोई हम कल्पना की बातें नहीं कर रहे। आप तो कोई भी एक कोई पुस्तक उठा लो और डिटेल के अंदर आपके ये वाला मंत्र कर लो, फिर ये वाली जुकाम के लिए, इसके लिए ये बोल के झाड़ा दे लो, बस हो गया काम आपके। तो आप क्या इसमें तो आपके एम्स करेगा, क्या कोई दूसरा करेगा, हो गया जेस्चर मात्र से आपके खत्म बस। अब मेरे को बताओ, जब आपके पास ये पद्धति हो, क्यों कीमोथेरेपी में जाओगे, क्यों दूसरी चीज में जाओगे? जब मैं आपकी टांग ठीक कर सकता हूं तो बैसाखियों का धंधा मैं क्यों करूंगा? इसको थोड़ा विचार करके देखिए कि ये क्षमताएं हो, बीइंग का तार तार आप जानते हो कि इसके पीछे देवता हैं, देवताओं के पीछे और परम आराध्य देव है, उसके पीछे परमेश्वर है, परमेश्वर के पीछे ये है, उसके पीछे अनंत है, ये है वो है। और ये सारे होने के बावजूद ये कौन है? ये मेरे मंदिर के जो है ना आला, उसमें जो छोटा सा शालिग्राम पड़ा है, ये वो है। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? मतलब कल्पना करो आप, ये हम क्या कह रहे हैं। और ये सारा कोई हवा में नहीं, एक एक ग्रंथ ये चीज कह रहा है और परिणाम दे रहा है आपको। आप आयुर्वेद में चले जाओ, कैसे लाए ये फॉर्मूले। ये एक पिक्चर आनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये, तो ये चार पावर्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको, जिससे कि आपको ये एक कुछ याद रह जाए। ये चार भारतीय भाव की चार महान शक्तियां, ये चार शक्तियां हैं। परंतु यह न तो उसकी संपूर्ण मानसिकता, यहां तक हमने कर लिया था, ये पैराग्राफ है। अच्छा, यहां तक की जो हमने बात करी, यहां तक तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। हेलो, हाँ हाँ, ये कल वाले में एक सेंटेंस था भैया, कि तर्क सम्मत व्यवहारिकता एवं विज्ञान के बोध तथा सुव्यवस्थित प्रणाली के द्वारा जो भारत की मानसिकता की विशेषता थी, ये उसने है तुरंत ही एक्सट्रीम्स में चले जाना। तर्क सम्मत व्यावहारिकता एवं विज्ञान के बोध तथा सुव्यवस्थित प्रणाली के द्वारा, प्रणाली उसने प्रणालीकरण कर दिया। ब्रह्म के पास जाना है, उसका प्रणालीकरण कर दिया। चार वर्ण, चार आश्रम, चार पुरुषार्थ, प्रणालीकरण इसी चीज का तो है। आपको ये पता चल गया कि इस चीज के पास मेरे को चलना है, आध्यात्मिकता। क्योंकि आपको आध्यात्मिकता बोल के अभी डर लगता है, पता नहीं कहाँ कोई ऐसे वॉइड में गिर जाएंगे क्या। जैसे पहले लोगों को ये पता नहीं था कि धरती गोल है या कैसे है। समुद्री यात्रा से जब ये कोलंबस वगैरह निकले थे, तो कैदियों को उन्होंने कहा यार फांसी की सजा हमको सुना दो, इसमें तो मत भेजो।
कैदियों को लेके गए थे एक्सपीडिशन के ऊपर। उनके ये था कि समुद्र एक जगह कहीं ऐसे खत्म हो जाएगा और वहां गिर जाएंगे, हम पता नहीं कहाँ गिरेंगे। वैसे ही आध्यात्मिकता बोलते ही सारों को ये डर लगता है कि आपकी चेरिश चीजें चली जाएगी, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। अभी आप सारों को ये पूछा जाए आध्यात्मिकता, डर लगता है। इसलिए पदार्पण करने के अंदर कसमकस चलती रहती है। तर्क सम्मत व्यावहारिकता एवं विज्ञान के बोध, विज्ञान ये भौतिक विज्ञान की जरूरत नहीं है, तथा सुव्यवस्थित प्रणाली के द्वारा, प्रणालीकरण ही तो है ये, एक व्यक्ति को परमात्मा तक कैसे लेके जाया जाए फास्टेस्ट और मोस्ट कंप्लीट तरीके से, उसको कैसे लेके जाएं। तो उसके लिए पहले तो वर्ण देखो उसका क्या है, फिर अवस्था देखो उसकी कैसी है, कौन से परिवार में है, कौन सा क्या है। जो भारत की मानसिकता की विशेषताएं थी उसने तुरंत ही मार्ग ढूंढना शुरू कर दिया, चलूं कैसे मैं। तर्क सम्मत व्यावहारिकता है ये, आपको टॉपमोस्ट का साक्षात्कार हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जैसे कुछ ये कहते हैं आप शिक्षा में डायरेक्टली ये बताओ कि ये तो सब्जेक्ट होंगे, ये वाली बातें होंगी। अरे जब ये बोध होगा तो ये एक डायरेक्ट बात है कि ये आप उसके संगत मार्ग ढूंढेंगे। मार्ग की यदि पहले बात करी जाए पर मार्ग कहां तक, गंतव्य स्थान की बात नहीं की जाए, यहां अभी तो हम भ्रमित हैं। हमारे सारे परशूट्स अगर देखो, कोई सेंस नहीं है कि ये करना ही क्यों चाहिए। मार्गों को डेकोरेट कर रहे हो और वो भी पूरा नहीं कर रहे। पर मार्ग तो गंतव्य के इस तरीके से ही होता है। मार्ग अपने आप में क्या मतलब है, नहीं तो वो मार्ग नहीं है। अगर गंतव्य तक नहीं लेके जा रहे वो मार्ग ही नहीं है वो। तर्क सम्मत व्यावहारिकता ऐसे करना चाहिए, व्यावहारिक बात है ये। विज्ञान का बोध, विज्ञान ये नहीं हर चीज का विज्ञान। जैसे आपके सामुद्रिक शास्त्र है, विज्ञान है वो। आज का भौतिक विज्ञान नहीं मानो तो मतलब उसको क्या फर्क पड़ता है। आपने शरीर की संरचना के आधार पे, रामकृष्ण जी किसी के हाथ को यूं टच करते थे, भैया तेरा प्रवेश नहीं होगा इसके अंदर, ये नहीं। बहुत ज्यादा शार्प नजर थी। यहाँ कितने जो हमारे जो किसान थे, तो इतना ज्यादा सेंस था कौन सी चीज कौन से समय किस तरीके से, कहीं कोई कमी नहीं, अभाव नहीं। बहुत डीप सेंस था किसके साथ क्या। अभी तो न्याय करते हो आप, तो न्याय की कहते मूर्ति के ऊपर पट्टी बांध रखी है कि हम पक्षपात नहीं करते। रहे पक्षपात किसके, तुमको तो कोरे फैक्ट्स चाहिए। तो इसलिए आपको वो वहां था या नहीं था उसकी मैं कोई पर्ची बना के लिया हो गया आपका न्याय। तो चाहे खून उसने किया हो, आपको उससे मतलब नहीं है। आप तो वकील को कहते तेरी फीस बोलना यार, तू मेरे को ये रिजल्ट कब क्या कितने में दिला देगा, बस। तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर देगा। उनको प्रभावित करेगा जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, भाई उसकी अपनी कीमत है। पर अगर डॉक्यूमेंट ही तो बनाना है यार। और वहीं आपके अंदर अगर ये बोध है डीपर, आपको डॉक्यूमेंट्स की और की जरूरत ही नहीं है, वहां तो आप फिर बाद में आप कर ही नहीं सकते, अन्याय हो ही नहीं सकता। तो विज्ञान के बोध तथा सुव्यवस्थित प्रणाली के द्वारा उसको प्रणाली बना दी। ये नहीं कि कोई एक के अंदर है, राष्ट्रव्यापी रूप से। आप ये देखते हो कि जब ये बात करते थे, पहले बैठ के बात कर रहे हैं साहब, चंद्रगुप्त बात कर रहा है अपने बचपन के अंदर न्याय व्यवस्था की, उसके अंदर बैठ के वो इसके अंदर साहब ये वहां बैठ के बात कर रहे हैं, ये सिंहासन है इसका, इसमें ही विशेषता ऐसी है, न्याय अपने आप होता है। तो ये किस आधार के ऊपर, सुव्यवस्थित प्रणाली, वहां गलती हो ही नहीं सकती अगर एक एक फील्ड का व्यक्ति ऐसा हो। और तर्क सम्मत व्यावहारिकता, ये नहीं डिटेल के अंदर, अगर व्यावहारिक सेंस नहीं हो और वैसा आपके सामने कोई केस आ जाए, कैसे सुलझाओगे। वर्तमान में व्यावहारिक सेंस है नहीं, परिवार की स्थितियां क्या हैं उसमें, इसमें बेचारे के साथ अब क्या है, ये करेगा मतलब और कर भी क्या सकता है। ये अगर सेंस नहीं हो तो न्याय तो कभी कर ही नहीं सकते। हर चीज का व्यावहारिक सेंस और विज्ञान का बोध, मतलब उसका डीपर लॉजिक क्या है उस फील्ड का, और उसका प्रणालीकरण। जो भारत की मानसिकता की विशेषताएं थी उसने तुरंत ही मार्ग ढूंढना शुरू कर दिया। तो आध्यात्मिकता कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं रही। शिप बिल्डिंग के अंदर भी आध्यात्मिकता है,
बर्तन बनाने में, उनके में खाना पकाने के अंदर, घर में रहने के अंदर। पति भी जो है वो परमेश्वर है, और खाली कोई लिप सर्विस के लिए नहीं है, कहने के लिए, एक्चुअल में है। तो वो एक महात्मा जी जिसको बड़ा जबरदस्त वहम था अपनी शक्तियों का, गुरु ने भेजा, जा उसके पास चला जा। गया, रास्ते में आराम कर रहा था, ऊपर से कोई चिड़िया ने या किसी ने सिर पे बीट कर दी। नाराजगी से देखा, भस्म होके नीचे गिर गई। खुश हुआ, अरे वाह। गया उसके द्वार के ऊपर, उसने कहा भी पति जो है मेरे थोड़े अस्वस्थ हैं, मैं उनकी सेवा में हूं, मैं जैसे ही फ्री होती हूँ आपके पास आती हूँ, रुकिए। अब इम्पेशेंट हो गया। फिर बाद में फिर कहा, जी मैं देवी में आया हुआ हूँ, बैठा हूँ। हाँ जी, आपने कहा, मेरे को ध्यान है, मैं इसी। फिर इम्पेशेंट हो गया थोड़ी समय बाद में, थोड़ा सा जोर से बोला तो लेडी बोलती है, मैं वो चिड़िया नहीं हूं, क्या समझता है आपने आपको। तो थोड़ा सेंसेस में आया वो। एक्चुअल में यदि आपके सामने ये स्थिति हो, अब आप, तो इसलिए ये कहते गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम, अभी तो इंडल्ज करने के लिए बोलते हो आप, और उन्होंने एक्चुएट करके दिखा दिया कि ये ऋषि तो, ये जो आपका महात्मा जी है जिसमें वहम है, वो तो ये, और जो कोई दूसरे को मतलब ही नहीं। आपके इनके जो देवता आए उनको बच्चे बना के रख दिया उन्होंने, कि लो जी आपके ये आए थे साहब, ये ब्रह्मा जी वगैरह कहाँ है, इनके ये रहे बच्चे बन के दूध पी रहे हैं साहब। अब बताओ, सती सती वाली चीज है, कैसे करो आप, एक्सप्लेन कैसे करो इसको। ये सारी जो चीजें भारतीय जो मानसिकता ने ये पैदा करी, हमारे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है, ये समझना मुश्किल है। हम इस खाली श्रद्धा के आधार पे, इनके आधार पे ये कोशिश करते हैं, बाकी तो हमको बिल्कुल प्रवेश सेंस ही नहीं है इनमें है क्या ये बातें, कितना तंत्र, कितनी और इसने मार्ग ढूंढा, प्रणालीबद्ध कर दिया इसको। आपको इतनी बार इस तरीके से, इस दिन अमावस्या के दिन यहां जाके इतना मंत्रोच्चार इस तरीके से, ये शुद्धिकरण करोगे, कर शुद्धि के ये हैं, आसन शुद्धि के ये मंत्र हैं, दिशा इस दिशा में करो, इस तरीके से आप अनुष्ठान तो देखो। मृत्यु के बाद में जितने भी ये किए जाते हैं, उसका क्या कारण भाई, और इनको तो प्रॉपर पता नहीं, थोड़ा सा इनको कुछ भी मामूली सा पता नहीं है, पर ये डिटेल तो अपने आप में है ही, कैसे करिए डिटेल्स। मार्ग ढूंढ लिया, हर चीज का मार्ग, कि यहां से टच करो, उठा के वहां तक लेके चले जाओ। और वो भी कोई आध्यात्मिकता यो नहीं, मरने के बाद ये जीवन, मतलब आपके नया जन्म हुआ है तो ये, शिक्षा में प्रवेश कर रहे हो तो ये, हर चीज के अंदर। और ये भी सेंस था, किस चीज के लिए था ये सारा का सारा, पुकार आ जाए, कॉल भीतर से अंतरात्मा का, जब भी आ जाए, अगर सुखदेव जी के आ जाए तो उसके लिए तैयार है ये व्यवस्था, स्थान बनाने के लिए। नहीं आ जाए तो कस के लेके चली जाएगी, पहले कहेगी आपको ये ब्रह्मचर्य, और उसमें ओबीडियंस, कस देगी आपको एकदम, कि आप में अगर कुछ भी नहीं हो, खाली आप लोथड़े ही हो, तो भी उसको भी ये संस्कृति सुसंस्कृत तो कर ही देगी भाई। आप बिल्कुल एकदम यूं एवरेज ही व्यक्ति हो, कोई कुछ नहीं, तो भी इसको तो ये तैयार कर ही देगी। परिवार कह देगा आपको, अरे तू ब्राह्मण का बच्चा है, शर्म नहीं आती तेरे को। शिक्षा में तैयारी उस तरीके से करवाएंगे, या आप में थोड़ी सी भी अगर कोई चीज हो तो वो निकल के आ जाए। तो सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य, निर्विवाद तरीके से गुरुजी ने कह दिया, अगर परिवार को भी पता चल गया, तो कुछ जो बहिष्कृत जो जाति से हैं, वो वैसे लोग हैं जो नीची ब्राह्मण की जातियां जिनको माना जाता है सबसे नीची, उन्होंने अपनी विद्या पैसे के लिए कर दी, तो उनको ब्राह्मण वंश के अंदर की ये सबसे निकृष्ट वाले हैं, जाति बहिष्कृत है। अरे अपनी शिक्षा का इसने पैसे के लिए काम में ले लिया। आज हम सीखी विद्या उस लिए रहे हैं, तो बहिष्कृत तो हम सारे के सारे ही हैं। उसमें हम सोच रहे हैं कोई कला आ जाएगी, उसमें कोई अच्छी चीजें आ जाएंगी, ये संस्कृति उसको बहिष्कृत करती थी, इसलिए क्या ये। और ऐसा करके वो वैभवशील रूप से, और ये मैं कोई खाली सिद्धांत के रूप में नहीं, ये तो जो इंडिया एज दे सॉ उसमें वो बता रही हर घर की स्थिति क्या थी।
4 वॉल्यूम में वो जिस तरीके से सारी आपकी इकोनॉमिक आपकी स्थिति क्या थी, सड़कों की क्या थी, एनिमल्स सबके पास कितने होते थे, हर जने के पास बगीचा होता था, हर जने के पास इतना पशुधन था। गौशाला बोल के ऐसा सच नहीं, शाला किस लिए करोगे आप? गौशाला ये तो बाद में जब गायों के ऊपर अत्याचार हुआ तब उनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, प्रोटेक्ट किससे करोगे? ये पहले थी नहीं इस तरीके से। तो आप बारीकी से देखेंगे तो इसमें इतिहास भी जानना पड़ेगा, चीजें भी जाननी, आंखें खोलनी पड़ेंगी। अभी वर्तमान की शिक्षा आपको मजबूर करती है कि आंखें बंद करो, जैसे घोड़े के दोनों साइड वो लगाते हैं कि वो खाली उसकी दृष्टि को रोक देते हैं। वैसे ये सारी शिक्षा आपकी दृष्टि को कहती तो साइंटिफिक स्पिरिट है, दृष्टि को अवरुद्ध कर देती है कि आपके बींग में ये सारी चीजें हैं और ये कहीं गई नहीं, ये रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध है। उसने मार्ग बना दिए ये सारे के सारे। तो पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, और गृहस्थ में कस दिया उसको, उसमें कस दिया आपको ऐसी नैतिकता के अंदर, जो ब्रह्मचर्य की तैयारी करवाएगा वो संस्कृति उसको यूं ही छोड़ देगी। आप सोचिए ये चीज कि जिसने उसको चारों वेद सिखा दिए, जिसने सुदृढ़ तैयारी करवाई ब्रह्मचर्य के अंदर, मतलब आप बहुत अच्छी ईंटें तैयार कर रहे हो एक ऐसे भवन के लिए जो आप चाह रहे हो कि 1000 साल तक रहे, और फिर बाद में आप वो ईंटें ईंटें बनाने तक ही रहे। आपने खाली ब्रह्मचर्य में उसकी तैयारी करवाई, गृहस्थ में जाके उसका सत्यानाश कर दिया। कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो ये कहना कि गृहस्थ धर्म बहुत ऊंचा धर्म है, कब? वो तब जब आपको ये पता है कि अगला तो वानप्रस्थ है, जब आपको ये पता हो कि मैं यहाँ किराए के मकान में रह रहा हूं, मेरा नहीं है। इन दोनों बातों में फर्क पड़ जाएगा। मेरी ड्यूटी ये है, धीरे से कान में आपको ये कह दिया जाएगा अरे तू इनको पांडवों के टुकड़ों पे पल रहा है, शर्म नहीं आती? पहले तो इनको तू राज नहीं देता, तो फिर बाद में उनको चेत आता है, राजा भी है तो भी चेत आ गया उसको, हाँ हाँ गलत बात हो गई। अब हमको सारे जितने भी हैं ये सब के अंदर पांडव हैं, तो वो वन के अंदर चले गए, घूमते रहे, पूरे भारत के कितने भ्रमण किए उन्होंने, ये वर्णन कोई देता नहीं। कितने लंबे समय तक, जब वो स्वर्ग में आरोहण किए उससे पहले उन्होंने भ्रमण किया है चारों तरफ, सब जगह गए हैं वो। ये कॉमन सी बात थी, सब जगह आप जो ये वानप्रस्थ मतलब क्या मतलब हुआ इसका, और सन्यास शायद ही कोई पहुंचता था तब वहां तक, तो उससे पहले जीवन बीत जाता था तैयारी तैयारी के अंदर। और अभी कोई सामान्य चीज तो कभी भी नहीं रही। तो ठीक है ये बात। हाँ भैया। ये धीरे धीरे, इसीलिए मैं ये बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ इसमें, और इनफ बैकग्राउंड कभी हो ही नहीं सकता इसका तैयार। मतलब इस सारी बात का तो ये आपको चमत्कारों के अंदर प्रवेश करवा देगी अगर आप थोड़ा सा इसमें प्रवेश करेंगे। रोज नित नई चीजें कि श्री अरविंद ये करके छोड़ के गए हैं हमारे लिए, देखो आप। और छोड़ के गए कहाँ? खैर कहीं नहीं, हीरे मोती ये बिखरे पड़े हैं, और हम और दूसरी चीजों पे कैसे कर सकते हैं इसका मतलब दिखे नहीं अभी तक। ये तो ही हो सकता है, नहीं कोई भी समझदार आदमी कैसे छोड़ देगा, और ये करने का काम है। जब हमारे पूर्वजों ने ये किया है, तो श्री अरविंद ने जो कही बड़ी मार्मिक बात है कि हमारे पूर्वज इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। वैदिक हमारे ऋषि, उन्होंने अपनी जो पोस्टेरिटी है उसके लिए चीजें, ये निधियां संभाल के रखी, इंतजार कर रहे हैं वो कब कोई आए इन गुफाओं में से इन निधियों को उन्मुक्त करे। अब बताओ हम किस चीज से डर रहे हैं? इतनी विचित्र बात है ये। और आपको तो पता नहीं, अरे पता कैसे नहीं, रिकॉर्डेड है ये सारी की सारी चीज। और जिसका पता नहीं बिल्कुल एक्चुअल के अंदर, उसके पीछे भागे फिर रहे हो। जो आपके आका हैं इस चीज के अंदर, वो खुद परेशान है, तकलीफ में है, पूरी संस्कृति क्रम्बल कर रही है। वो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि ये ग्रह जो है हैबिटेबल नहीं बचेगा, वो तो लग रहा है ग्राउंड सिक्योर। और कितने हजारों हजार वर्ष जो है, जो संस्कृति रही, जिसके रिकॉर्ड मिल रहे हैं खत्म करने के बावजूद, उस पर विश्वास नहीं हो रहा।
तो दिवालियेपन का तो हद ही हो गई, और इसमें हम में से कोई से एक बच नहीं रहा। ऐसा दिवालियापन आया है हम सबके, देखो आप क्या हो रही है। ये चीज में बिना पीछे इधर हुए श्री अरविंद ने इसीलिए कितनी इसमें मेहनत करी है। आप देखो जो सूत्र उन्होंने छोड़े, वो सूत्र अपने आप में, एक एक सूत्र भी आप देखो भाषा विज्ञान की, उन्होंने कहा भी इतना काम तो है पर मैं इंतजार कर रहा हूं कोई आगे आए और इसको आगे लेके चले। इतना बड़ा आधार चाहिए उस भाषा विज्ञान के लिए भी। पढ़ के गए थे 14th वॉल्यूम हम, कितनी मेहनत करी है उन्होंने। तो ये जो हम कह रहे थे उसने प्रणालियां बनाई, तो श्री अरविंद ने ये नहीं कह दिया बस अतिमानस आ जाएगा ना, हम नहीं समझ सकते बस इतनी तो बात है। उन्होंने तो कोई कमी छोड़ी नहीं, एक एक चीज का सारे का चित्रण कर दिया। सावित्री के अंदर पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, मां कह रही है सारा तो बता दिया उन्होंने, सब टोटल बता दिया। परंतु यह न तो उसकी संपूर्ण मानसिकता, उसका संपूर्ण आत्मभाव ही था, और न हो ही सकता था, मतलब आध्यात्मिकता। स्वयं आध्यात्मिकता पृथ्वी पर किसी रिक्तता में नहीं फलती फूलती। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। इतने दिन से कम बार 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 मैं ये कह रहा हूं, आध्यात्मिकता मतलब कोई वॉइड में कूद गए, ऐसा नहीं है। दूसरे जीवन के पास तो आपको ऑफर करने को कुछ है ही नहीं, उसमें वहां आप रिक्तता के अंदर। तो उसको कहा साहब ये लिखवा देना मेरी कब्र के ऊपर कि जब ये गया था तो दोनों हाथ खाली थे इसके, जबरदस्ती पूरे विश्व में घूमता फिर रहा था। आप विश्व विजय भी कर लो तो भी वो है रिक्तता। और यहां जिस साधु के पास जंगल के अंदर गया था, पड़ा था पशु की जैसे, वो हंसा उसको देख के, कहता क्यों हंस रहा है वो। ट्रांसलेटर ने कहा साहब ये कह रहा है कि क्यों फिर रहा है पूरे विश्व में, 2 गज जमीन मुश्किल रहेगी तेरे को मिलना। खैर वो भी कोई पूरी नहीं, पर आध्यात्मिकता भी कोई रिक्तता में, वॉइड के अंदर थोड़ी। उसी प्रकार जैसे हमारे हिम शिखर की आधारहीन बादलों से अनपेक्षित स्वप्न के सम्मोहन की भांति नहीं उठते। हिमालय है, उसकी जड़ें जितनी ऊपर नहीं उससे ज्यादा तो नीचे है भाई। और वो बादलों के अंदर आप देख रहे हो, बादल के ऊपर, ऊपर से देख रहे हो, सपोज हवाई जहाज से देख रहे हो, तो बादलों के ऊपर कोई चोटी दिख जाती है, तो कोई बादलों में है क्या वो, उसकी चोटियां। तो आध्यात्मिकता की चोटियां अगर आप देखो तो वो कोई ऐसे हवा में थोड़ी है वो चोटियां, जितनी ऊपर नजर नहीं आ रही उससे गहरी तो नीचे जड़ें हैं उसकी। जब हम भारत के अतीत पर दृष्टि डालते हैं तो दूसरी चीज जो हमें सबसे महत्वपूर्ण लगती है वह उसकी विलक्षण प्राण शक्ति। यहां बाद में आएंगे। पहला पॉइंट हमारा ये आ गया, आध्यात्मिकता प्राचीन भारतीय भाव की पहली सबसे, और ये मास्टर कुंजी है। पहली लाइन क्या कहती है, ये मास्टर कुंजी है। मास्टर कुंजी का मतलब कोई भी चीज आपको खोलनी हो और कोई दूसरी चाबी नए काम कर रही हो, ये ले लो साहब, ये लगाओ। पर इन्होंने दुरुपयोग नहीं किया, मास्टर की है तो मतलब ये थोड़ी, जहां जिसका इसको साथ में रखा, तैयारी करवाई। तो आध्यात्मिकता मतलब हरे कृष्णा बस ये आप तो ये करते रहो, तो फिर शिप बिल्डिंग कौन करता। कपड़े ऐसे बनाए कि वो सोच नहीं सकते, एक सुई की नोक के अंदर से वो पूरा का पूरा थान आपका निकल जाता है। आयुर्वेद के अंदर इस तरीके से नाड़ी जान के, और वो तो कोई बहुत लंबे अतीत की बात नहीं, आज भी मिल जाएंगे ऐसे। इतनी इंट्यूशन उसके अंदर है, नाड़ी देख के वो खुद आपसे पूछेगा ही नहीं रोग क्या है, टच करके वो ये बता देगा आपके बच्चे इतने हैं, इतने ये हैं, आपके इस समय ये चोट लगी थी, इस समय ये था, बिल्कुल तार तार बता देगा आपको। और आज भी ऐसे वैद्य हैं जो अपने फील्ड के अंदर, जो उसका एक विशेष महारत का फील्ड है, जिसमें उसको एक इंट्यूशन सर्टेन है, उसमें तो अचूक। और ऐसों के पास जाते कौन है, जो हर जगह से परेशान होके भैया अब तो मरना ही पड़ेगा, या अब तो और कोई उपाय नहीं है, वहां चलते हैं, वो आपको ठीक कर देता है। दूर से साहब इसको रानी के पास इसको टच करने नहीं दे सकते, तो एक धागा बांधो। तो ये वैद्य जी को पता चलता भी है या नहीं चलता। तो रानी के बजाय एक बिल्ली के बांध दिया धागा, दूर से उस धागे को वैद्य जी समझ गए परीक्षा चल रही है आपकी। क्या महाराज ये तो विचित्र रोग हो गया रानी को। कहते क्या रोग हो गया।
कि बताते शर्म आ रही है मेरे को, तो अब मैं कहूँगा तो आप थोड़े विचलित हो जाओगे कि बता भाई क्या बात है, कि रानी के रोग ये हो रहा है, वो कह रही बिल्ली मतलब चूहे खाऊं, ये रोग चल रहा है इसके। ये सामान्य सी बात थी। वैद्य यदि तैयार कर रहे हो तो वैद्य वास्तव में वो जानता है, आपकी एक एक चीज जानता है, कहाँ छिप जाओगे उससे। और वो डीप डाउन ये समझता है कि उसकी पूरे पिक्चर के अंदर उसका स्वर कहाँ बैठता है, पूरे संगीत में वो कहाँ है, उसका गंतव्य कहाँ है, किस मार्ग पे है क्या नहीं है, वो पूरी पिक्चर समझता है, अच्छे से समझता है। इससे पहले की कमेंट्री अब अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक आपके पास होगी, इसमें पेज है 273। ये यहां आ गए, यही अभी हमने पढ़ा। दूसरी चीज, जब हम भारत के अतीत पर दृष्टि डालते हैं तो दूसरी चीज जो हमें सबसे महत्वपूर्ण लगती है वह उसकी विलक्षण प्राण शक्ति, उसकी अजय जीवन शक्ति एवं जीवन का आनंद, उसकी लगभग अकल्पनीय उर्वर सृजनशीलता। तो इसके ऊपर यह कमेंट्री है। आध्यात्मिकता ही भारतीय संस्कृति का प्रधान भाव रही है और सारी संस्कृति मानो इसी भाव की एक सशक्त अभिव्यक्ति रही है। आरंभ से ही इस संस्कृति में यह गहरा अनुभव रहा है कि जीवन और जगत को एकमात्र बाह्य प्रकाश में पूरी तरह न देखा जा सकता है। और बाह्य का मतलब, जो मैं आपको ये कह रहा था कि सब 500 दिनों से निराहार है तो भी अभी है एक सर्टेन, जो आपके एकदम स्थूल है उससे कुछ थोड़ा सा अंदर है, पर अभी और जो गहराई है उससे तो अभी बाहर ही है, सच्चा प्रवेश नहीं मिला उसको। बाह्य प्रकाश में पूरी तरह न देखा जा सकता है न जिया ही जा सकता है। जिस प्रकार भौतिक तत्व के अधिकाधिक सूक्ष्म रहस्यों में प्रवेश करने पर स्वयं भौतिक विज्ञान अब इस बात को स्वीकार कर चुका है कि जो कुछ भी हमें गोचर होता है, गोचर मतलब विजिबल, आपको सामने चीजें दिख रही हैं, धातु दिख रही है आपको, नदी पहाड़ पेड़, ये जो भी चीजें आपको नजर आती है, वायुमंडल भी नजर आता है, इवन ये भौतिक ब्रह्मांड नजर आ रहा है, वो कह रहा है बिग बैंग से हुआ। और बिग बैंग की जो साइज, जो पहले जो अणु या जो भी चीज थी उसकी जो साइज बताता है, ये कह के उसको खुद को भी ये अकल नहीं है मैं कह क्या रहा हूं, जो चीज है ही नहीं के समान है, मतलब पहले रिक्तता भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, वो तो बिग बैंग से आया, तो कहां था भैया ये बता। यही बात दूसरे तरीके से यदि वेदांत कहता है, मूलभूत तरीके से कहता है, नहीं नहीं हम नहीं मानते इसको, और आप कंफर्टेबली कहते हो ये वैज्ञानिक अप्रोच है। अब सुन के तो देखो ये दोनों बातें क्या चल रही हैं। आप बिग बैंग को मान लोगे, किसी बेवकूफ ने कह दिया इसलिए मान लोगे, क्योंकि वो आपको गणित की इक्वेशंस दे देगा, सारी चीज दे देगा। अरे ऋषि भी दे रहे हैं, पर उसके लिए समझने के लिए हमारे पास कुछ होना भी तो चाहिए, पर हमारे समझ नहीं है इसका मतलब वो अनकल्चर्ड है, अनसिविलाइज्ड है। कितनी जोरदार बात है। आइंस्टाइन आके किसी बच्चे को पढ़ाता है, वो नहीं समझ सकता बच्चा, तो आइंस्टाइन अनकल्चर्ड है। यही बात हम कर रहे हैं। वह सब केवल हमारी इंद्रियों के अमुक गठन के कारण वैसा गोचर होता है, जबकि यथार्थता में इससे बहुत भिन्न होती है। उसी प्रकार अंतर्दर्शन और अंतः प्रज्ञा की शक्ति द्वारा हमारे ऋषि चेतना के अतिचेतन से निश्चेतन, सुपर कॉन्शियंट से लेके बिल्कुल नेसेंस तक, सबकॉन्शियंट, इनकॉन्शियंट, नेसेंस, जहां रिक्तता की भी संभावना नहीं है, अभाव की भी संभावना नहीं है, जहां वहां से जड़ तत्व का आना भी एक बहुत बड़ी रिलीज थी, बहुत बड़ा क्रिएशन था जड़ तत्व तक आना भी। नहीं तो आप भौतिक ब्रह्मांड को भी देखो, सारी चीज निगलने की ओर है, तो इसमें इतना दबाव कि भौतिक ब्रह्मांड बना रहे, कितना जबरदस्त दबाव है, और उसमें जीवन बना रहे उसके ऊपर कितना बड़ा दबाव है। ऋषि बन जाओ चाहे, कामना से ऊपर नहीं जा पाते। इतना डीपली प्रकृति ने इम्प्लांट कर दिया कि जीवन तो रखना जरूरी है, तो आगे चल पाओगे। अतिचेतन से निश्चेतन स्तरों तक की श्रेणी के विषय में सचेतन होने के कारण जानते थे कि केवल उच्चतर प्रकाश में ही श्रेणी के निचले स्तरों को सच्चे रूप में देखा जा सकता है, अन्यथा केवल बाह्य दृष्टिकोण से देखने पर जीवन कभी भी कोई शक्तिशाली क्रिया नहीं, जीवन में
ये नहीं की जा सकती। इसलिए अब क्या है, ये डीपर चीज है नहीं, तो अब इंसेंटिव आप उसको क्या देते हो, ये एक्स्ट्रा टाइम। व्यापार में या किसी भी चीज में, शिक्षा के अंदर कंसंट्रेशन रहा नहीं, खेल खेल में सीखो, खेल के अंदर गणित सीखो, खेल के अंदर फ्रेंच सीखो, सब चीजों में, खेल खेल में कंसंट्रेशन है ही नहीं, ब्रह्मचर्य का उसने पालन किया नहीं। तो अब आप कह रहे हो खेल खेल में सीखो, और मजबूरी हो गई है आपकी। अगर खेल के रूप में आप ये कर देते हो, माँ कह रही है कि किसी भी चीज को रुचि लेके करना या रुचिकर क्या है वो देख के उस चीज को करना, इन दोनों में तो फर्क है। तो अब क्या करोगे आप, व्यापार में चले गए, काम करना चाहते नहीं। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी काम नहीं करना चाहता, उसके इंसेंटिव फिर बाद में आप देते हो उसको, भैया इसके बाद में अगर एक्स्ट्रा टाइम करेगा तो ये मिलेगा। या फिर ये वाली नौकरी है, वॉलमार्ट के अंदर अगर आप हो, कपड़े वाली सेक्शन में आप हो, लोग आए बिखरा के थान खोल के छोड़ दिए, एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं है आपका, जितना थान खोल के वापस जचा के जाओगे। पढ़ो आप वॉलमार्ट में वगैरह में, ये जो भी हैं, उनमें क्या किया जाता है, आपको बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट। चाइना के अंदर छोटी छोटी एरिया के अंदर छोटा सा केबिन, बट पिजन होल्स बना रखे हैं उसमें, उसी छोटे से मतलब केबिन के अंदर लेट्रिन भी कर रहे हो और भी कर रहे हो। यही चीज आपकी यहाँ देखो, आप बेंगलोर के अंदर जो पीजी वगैरह ये जो कर रहे हैं, ये जिस तरीके से छोटे छोटे जो किस तरीके से रह रहे हैं वो देखो। इंसेंटिव उसके अंदर क्या कि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपको, या ये नौकरी। आप हमेशा ही कोई भी किसी की भी प्रतिबद्धता उस कंपनी के प्रति है नहीं, किसी भी व्यापार के प्रति है नहीं, आप हमेशा ही दूसरी चीज देख रहे होते हो। और ये कॉमन सा हो गया, आपका जो मैनेजर है वो कोई दूसरी चीज देख रहा है, जो एम्प्लॉइज है वो, मतलब एक कॉमन सी हो गई, ये तो बनी बात है भाई, इतने दिन का इसने बॉन्ड भर के दे रखा है, और उसके अंदर भी अपनी और दूसरी सारी चीजें, भाई मैं आपका ईमानदारी से 8 घंटे की या जितनी भी है उतना मैं आपका काम कर रहा हूं, अगर वो भी कर दे तो आपको लगता है देवता है। और उसके साथ साथ यदि आप में ये है तो वो दूसरी चीज करता रहता है, या दूसरी नौकरी तो ढूंढ ही रहा है, मतलब इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये तो पूरी सिस्टम ही इसके ऊपर उतरी आई, किसी के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, कर्म करने में कोई आनंद नहीं है। मेरे को एक्स्ट्रा पैसा दो, 1 घंटा फालतू काम किया तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और यदि आप ईमानदार हो तो उसकी कीमत है, आपकी क्वालिटीज का भी प्राइस टैग है। तो क्या तो आपके अंदर क्वालिटीज है। शिक्षा आपको ये बता रही है, अगर आप ईमानदारी से ये करोगे तो बेटर और सफल हो जाओगे, मतलब क्वालिटी का भी प्राइस टैग बना दो आप, ये ऐसे सफल है, ये ऐसे, ये हमारी स्थिति हो गई। ऐसे में आप ये सोचते हो कि ये संस्कृति इन्हीं मानकों के ऊपर आगे चले वर्तमान, तो मनुष्य जाति बच सकती है क्या? आप अपने बीइंग का खंडन करके आराम में कैसे आ सकते हो? तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर विज्ञान ये काम कर देगा, ये विज्ञान कैसे कर देगा? ये बेसिक नियमों में यदि हम प्रवेश करेंगे तो जीवन के कोई फंडामेंटल्स हैं वो समझेंगे, संस्कृति के फंडामेंटल्स समझेंगे, आगे क्या करना चाहिए वो समझेंगे। इनफैक्ट सच्ची समृद्धि यदि चाहते हो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, बिना इस चीज के नहीं आ सकती, न निर्माण हो सकता। सारे व्यापार सारी चीजें मिलके भी कोई एक सच्ची चीज थोड़ी पैदा कर सकती हैं, क्योंकि वो इस डायमेंशन में नहीं है, इस डायमेंशन में नहीं है। दूसरा डायमेंशन खुलेगा तो ऐसे और लाखों चीजें प्रचुरता में बिखेर देगा, वो बिखेर देगा। तो अब करने लायक काम क्या है देखो। तो भारतीय संस्कृति का कारण क्या रहा वैभवशाली होने का, ये मास्टर कुंजी है इसकी। अब कोई बात है क्या इसमें विवेक? अभी तो वैसा नहीं भैया। अभी तो समझने का प्रयास है, हाँ ऐसी भी बात है, नहीं पहले कभी सोचा ही नहीं था इस तरीके से। बिल्कुल। दीपक जी। हेलो दीपक, कोई बात है इसमें? नहीं पंकज, ये फैक्ट्स आने चाहिए,
मतलब एक टाइमलाइन जो है भारत की संस्कृति की यही नहीं है। नाम दे देते हैं, बुद्ध इस समय आए या ये इस समय, गुप्त वंश इस समय, ये सारे आप डॉक्यूमेंट्री बनी है, सारी बनी है, वो सब डेट और टाइमलाइन सब गड़बड़ है। और फिर उसके माध्यम से जो पर्सपेक्टिव देते हैं वो तो एकदम जो मन में आता है सो बोलते हैं। टाइमलाइन ही सही नहीं है। महाभारत युद्ध कब हुआ है, हिस्ट्री नहीं मान रहे इसको। महाभारत हुई भी थी या मतलब आपका जो एक्चुअल जो चीजें हैं उसको हिस्ट्री नहीं मान रहे। मेरा बेस्ट जो काल रहा वो हिस्ट्री नहीं है, तो मेरे पास है क्या फिर बाद में मैं ऑनर जिस चीज के अंदर ले सकूं वो हटा दिया। हमारे में जान रही नहीं कि अपनी हिस्ट्री रिक्रिएट कर सके। देखो आप क्या हो रही है, श्री अरविंद ने पर्सपेक्टिव दे दिया, अब है कि इसको इलस्ट्रेट करना, टाइमलाइन तैयार करना, हिस्ट्री को रिक्रिएट या ये सामने लेके आना, ये बहुत ज्यादा जरूरी काम है। और ये साधना का, उनके पूर्ण योग का बहुत बड़ा अंग है ये सारी। और श्री अरविंद सारी चीज कह के गए, ये तो करना ही पड़ेगा, कोई को तो आना ही पड़ेगा भाई। कि हमारे इतिहास को छिपाए रखा जाए और फिर हम सोचें कि आगे चल पड़े, नहीं हो सकता। इसमें इंडिविजुअल्स हैं, करने के बहुत बहुत काम हैं, इसमें सामने आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शब्या जी कोई बात है? अभी जो आप उदाहरण एक दे रहे थे कि अभी काम करने वाला जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं वो कोई भी काम के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और इस एकदम हम घर में ही कई बच्चों को देख रहे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन न तो कोई संतुष्ट है और हर कोई दूसरा कंपनी को डेली देख रहा है। हाँ। उसको ये इस बात की स्थिरता नहीं है कि हम इस कंपनी में रहेंगे ही, क्योंकि उसको आगे का भविष्य नहीं है, बात है। इसलिए वो एकदम अपने को बेचैन महसूस करता है। बात उल्टी है शब्या जी। संतुष्ट की बात नहीं, ये तो कॉमन हो गया आजकल। तो इंटरनेट पे आपको ये समझाया जा रहा है कि जो व्यक्ति एक ही कंपनी में 3 साल रह गया उसने अपने आप को कई साल पीछे कर लिया। हाँ, यही चीज उन लोग तो चला के ये कह रहे हैं दे कि रहा। हाँ, तो प्रतिबद्धता कहाँ है जीवन के अंदर? कोई प्रतिबद्धता नहीं। तो वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी जीवन के अंदर। आपको न माँ बाप से मतलब है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। और ये करके आप जा कहाँ रहे हो, आपको अल्टीमेटली मिल क्या रहा है वो भी पता नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अति चेतन से निश्चेतन स्तरों की श्रेणी के विषय में सचेतन होने के कारण जानते थे। ये चीज तो हम लोग को श्री अरविंद का सावित्री में ही मिल रहा है भैया। श्री अरविंद तो वहां गए और फिर ये निश्चेतन में जाके उसका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसको समझने का क्षमता ही नहीं है किसी में। हाँ, नहीं है या नहीं वो तो एक अलग बात है। अब वो तो खैर क्या है कि जो उसका वर्णन भी कर रहे हैं प्रैक्टिकल से कोसों दूर है, उसका अनुभव के आधार पर थोड़े वर्णन कर रहे हैं, शाब्दिक अर्थ पर करने जो मूल तक पहुंचा नहीं पा रहा है। खैर उनके जो वास्तव में जा रहे होंगे उनके हम संपर्क में नहीं है, इसलिए ये कहना ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कोई जा रहा है या नहीं जा रहा उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा तो ये है कि माँ आपके हृदय में क्या वाणी बोलती है और उसको हूबहू फॉलो करना उसको जीवन के अंदर, बस। ये एकदम अलग चीज है और अच्छा, अब यही ऐसा होना भी चाहिए। शब्या जी,